हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए, एनसीईआरटी 10th के मैथ में जो पहला आप लोगों का चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। देखिए, √5 आप लोगों को √3 भी पूछ सकता है, √6 भी पूछ सकता है, √7 भी पूछ सकता है, √8 भी पूछ सकता है, √11 भी पूछ सकता है, √12 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, जो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है, इस प्रकार से इस स्क्वायर रूट से जो बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे मान लो कि 4 है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का होता है। तो 2 तो आप लोगों का परिमेय संख्या हो गया ना। लेकिन आप लोगों को यदि 5 दे दे तो भैया ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। इतनी बस बात याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो ये दिख रहा है ये पहला क्वेश्चन है और इसको मैं सिद्ध करने के लिए ढंग बताऊंगा। और एग्जाम हॉल में खूब पूछता है ना, बोरिया में भर भर के पूछता है और खूब बदलता रहता है। कभी √5 पूछ लेगा तो कभी √7 पूछ लेगा, √3 पूछ लेगा, है ना। बहुत मतलब डाल सकता है इसमें। तो चलिए आइए इसको सिद्ध करते हैं। कैसे एग्जाम हॉल में लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप लिख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमको मालूम है। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन दिख ही रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विपरीत मानेंगे। कह रहा ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना भैया, मानना है, मानने में की जाता है हमारा। ठीक है ना, मान लेंगे। तो देखिए, आपको मानना है कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय थोड़ा ढंग से लिख दूं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को बोलते हैं क्या बताओगे? रेशनल नंबर। ठीक है ना, परिमेय संख्या। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या। इतना आप लोग मान लेना। और जब मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है तो भैया इसको हम √5 को लिख सकते हैं p/q के रूप में। नहीं लिख सकते हैं भाई, परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में होगा, जाहिर सी बात है। देखो, p/q ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आप p/q ही कहो, m/n भी कह सकते हैं, x/y भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जनरली बुक में p/q दिया है तो हम लोग p/q ही लिखेंगे। ऐसे कि जानते हो एग्जामिनर सब बुढ़वा रहते हैं सब, है ना। p/q को बड़ा बढ़िया से देखते हैं सब, रहता है तो लगता है कि वो ये हम जो पढ़े हैं बच्चा वही पढ़ रहा है, बड़ा बढ़िया है, तो नंबर खूब देते हैं ना। तो आप लोग यही से लिखना, है ना। डिजाइनदार मत करने लगे, m/n करने लगना। देखो, p/q लिख दोगे तो गलत तो काट नहीं पाएगा, है ना। नंबर हो सके तो एक आध नंबर कम दे दे, लेकिन आप लोग इसे लिखना √5 p/q के रूप में होगा। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या हमने मान लिया है। देखना, अब मान लिया है ना, तो अब इसमें कुछ मेंशन आप लोग कीजिएगा। देखिए क्या मेंशन करना है। ये p/q एक पूर्णांक होता है। जब ये जो p/q होते हैं, परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में, तो वो एक पूर्णांक संख्या होता है ना। पूर्णांक, देखिए जो पूर्णांक है वो पूर्ण में जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जो माइनस निगेटिव वाली संख्याएं आ जाती हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? यानी कि नेचुरल नंबर में जब 0 जुड़ जाता है ना तो उसको पूर्ण कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल के बाद पूर्ण होता है। पूर्ण जो जिसमें 0 जुड़ जाता है उसको पूर्ण बोलते हैं ना। भैया 0 की आविष्कार नहीं हुआ है ना। 0 को हम लोग ही ने खोजा था और बिहार के आर्यभट्ट ने खोजा था। ठीक है ना। अब पूरे वर्ल्ड को दे दिया, लो भैया ये 0 पकड़ो और अब नत कहना कि मतलब संख्या पूर्ण नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग 0 का आविष्कार किए। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धियां है ये। और अब तुम सोचो कि 0 को मतलब लोग जब पढ़ते होंगे विश्व में, वर्ल्ड में, तो कहता है कि वो भारत खोजा है, तो भारत को एक बार सर्च तो जरूर मारते होंगे सब, है कि नहीं। तो जो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, उसमें जब 0 जुड़ गया तो पूर्ण पूर्ण हो गया। अब पूर्ण में जब निगेटिव संख्याओं को जोड़ दिए हम लोग तो पूर्णांक बन गया। ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं, एक तो 0 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो वो सबसे हमसे मतलब नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ कि आप लोग समझो, बारीकी से समझो। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगे तो क्या से मतलब भाई नॉलेज तो मिला ना। ये देखते हैं। अब इसको हम लोग मेंशन करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें यानी कि लिखेंगे कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है ना। P और Q एक पूर्णांक संख्या है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 भी है ना। 0 भी है, ऐसे लिख लीजिएगा, 0 भी है। और P, देखिए जो P और Q है, P और जो Q है
इनका जो HCF होता है ना, ऐसे लिख लेते हैं HCF किसका, P और Q का, P और Q का क्या आएगा, 1 आएगा। P और Q का HCF क्या होता है, 1 होता है। जो परिमेय में P बाई Q के रूप में लिखते हैं तो उसका HCF 1 होता है, ठीक है ना। तो HCF 1, और जब HCF 1 हुआ यानी कि इस सहअभाज्य संख्या भी होगा, जिसका HCF 1 हो जाए ना, यानी कि जो संख्याएं होंगी वो सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है ना। बात बारीकी से समझिएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः P और Q एक सहअभाज्य संख्या है ना, इसके वजह से है ना, 1 की वजह से। अतः P और Q, अतः PQ, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, अतः P और Q एक सहअभाज्य संख्या है ना। P और Q एक सहअभाज्य संख्या। और जब सहअभाज्य संख्या है यानी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है ना। इससे यह तात्पर्य चलता है कि जो सहअभाज्य संख्या होती है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1। चाहे जितनी संख्या ले लो सब में 1 आएगा, यानी कि उसका उभयनिष्ठ यानी कि उसका कॉमन जो संख्या होगा वो क्या आएगा, सभी संख्याओं में 1 आएगा। तो इन संख्याओं का जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ संख्या होगा, वो 1 होगा। आप चाहोगे तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट आपके ऊपर है। यहाँ पे 1 ले लिए ना, बहुत है ना। लिखना चाहोगे तो लिख दोगे तो और अच्छी बात है, नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें आप मेंशन करके लिखिएगा, और लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए एक मतलब और लाइन कि P और Q का एक क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। लिख लेते हैं, चलो समझ ही लेना। जो बातें आ जाए पेपर हाल में दिमाग में उसको लिख लेना, है ना। लिख लेना P और Q का उभयनिष्ठ, अतः करके लिख लेना, अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, ठीक है ना। इतना हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा मार देते हैं, देखना। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसको इधर करेंगे तो P बराबर आ जाएगा, यानी कि P बराबर, इसको इधर गुना करोगे तो √5Q होगा, है ना। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, यानी कि लिखा ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे भैया तो ये P स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट में 5 है तो स्क्वायर होगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। यानी कि इसको यदि इधर करते हो तो ये P स्क्वायर को 5 काटेगा, है ना। देखते हैं करके, Q स्क्वायर बराबर बचेगा तो इधर हम Q स्क्वायर बराबर लिख देते हैं P स्क्वायर बटे में 5। अच्छा, ये तो हमारा पूर्णांक संख्या था, यानी कि ये 5 से देखे ना, ये पूर्णांक है तो कटेगा तो पूर्णांक आएगा, जाहिर सी बात है। यानी कि P स्क्वायर है, यानी कि P स्क्वायर मान ले कि हम 5 का स्क्वायर कर लें, 5 से काटे, है ना, तभी पूर्णांक आएगा। और काटोगे तो एगो 5 कटेगा तो एगो 5 तो भैया बचबे करेगा, है कि नहीं, बचेगा ना। तो पूर्णांक बचेगा, यानी कि यदि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P यानी कि 5 भी 5 से विभाज्य होगा। हम P को 5 मान लेते हैं तो P स्क्वायर कर लेंगे तो 5 से एगो 5 कट जाएगा तो एगो 5 बचेगा ना। तो इस 5 से ये भी तो 5 कटेगा। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यदि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। इतना आप लिख सकते हो। यदि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका आगे काम चलेगा। देखो हमको कैसे मालूम चला कि इक्वेशन 1 है, हमको ऐसे थोड़ा नहीं मालूम चल जाएगा कि इक्वेशन 1 है। हमने इसको प्रूफ किया है, सिद्ध किया है, जाना है, इस चीज़ को हमको मालूम है ना। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब बार बार रिपीटिशन मूड में रहकर, तो आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा भैया इसको 1 मानना है, ठीक है ना। आगे आपको मालूम चलेगा। तो P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपन 5। देखना यहाँ पे हम इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि P एक पूर्णांक है अतः P स्क्वायर इतना से विभाज्य है, तो ये भी आपसे विभाज्य होगा, नहीं तो इतना ही बस लिख दो, काम हो जाएगा। अब ज़रा देखना
P भी 5 से विभाज्य है, यानी कि P को 5 से आप विभाज्य करोगे तो कुछ तो मिलेगा पूर्णांक में। तो इसको हम मान लेते हैं भैया कुछ मिलेगा, तो K कांस्टेंट पद कुछ मिलता है, तो इसको हम K1 लिख लेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आगे एक Q भी कटेगा, है ना, Q भी कटेगा, तो उसको भी काटेंगे तो कुछ मिलेगा, तो इसको K1 माने रहेंगे, तो वहां पे काटेंगे तो उसको K2 मान लेंगे, है कि नहीं। वो हमको मालूम है ऑलरेडी पहले से, क्योंकि हम इसको प्रूफ किए हैं, सिद्ध किए हैं, हम जानते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको हमने इस तरह से मान लिया है। अब तुमको कैसे आप अगमजानी है कहा कि आपको K1 मानना है, K मान लीजिए ना भैया, हमको मालूम है कि अगर फिर मानना पड़ेगा, गड़बड़ाने लगेगा, फिर बार बार उसको मेंशन करेंगे, इसलिए इसको माना है। आप लोग भी प्रूफ करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ज़्यादा देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम ज़रा देखिएगा, इसको अब इधर करते हैं, तो P बराबर हम लिख देंगे 5K1, ठीक है ना, इसको हमने लिख लिया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो और कह दो कि P का मान, मतलब P का मान क्या है 5K1, इसमें या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, बात बराबर है, क्योंकि इसी से ये बनकर आया है, यानी कि इसी में रख देते हैं, एक स्टेप ये ज़्यादा है ना, आगे बढ़ के आया है, तो इसी में हम लोग रख देंगे। यानी कि यहाँ से हम इस चीज़ को लिखते हैं थोड़ा सा इधर, यानी कि यहीं से हम चाहे लिख सकते हैं, जो भी है लिख लो एक बार। यहाँ पे लिखना कि P का मान समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में रखने पर पुट आउट करते हैं इसको हम। जब पुट आउट करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर भैया आपको मिलेगा, यहाँ पे P के जगह पे रख रहा है, तो P के जगह पे रखोगे 5K1, है ना, 5K1। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बट्टे में क्या है 5 है, तो 5 कर लेंगे, ठीक है ना। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, तो Q स्क्वायर बराबर, ये ज़रा देखा ना, इस पे ये आएगा तो 2 को 5 हो जाएगा, है ना, 5 का स्क्वायर, 1 को 5 से 1 को 5 कट जाएगा, तो भी तो 1 5 बचा रहेगा, तो 1 को 5 बचा रहेगा और K1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखे ना, इस K1 का स्क्वायर हो गया ना, तो Q स्क्वायर बराबर इतना आया आपका, है ना। अब इस K1 के स्क्वायर को हम इस 5 को इधर करते हैं, तो K1 के स्क्वायर बराबर बचेगा, यानी कि लिखते हैं K1 के स्क्वायर बराबर बचेगा, इस 5 को इधर करोगे तो Q के स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। अब ज़रा देखना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो Q स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, और जब Q स्क्वायर 5 से कटेगा तो Q भी 5 से कटेगा, यहाँ पे तो समझ में आया है। उसी प्रकार ये भी है, तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे, यदि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तो चाहे इसलिए, चूंकि ये इससे विभाज्य है इसलिए इसे भी लिख सकते हो, है ना, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, है ना भैया, इतना लिख लेना, ठीक है। इतना लिख लिए कि Q भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। और जब Q भी 5 से विभाज्य होगा तो लिखना Q, है ना, ऐसे Q बराबर 5, देखना जरा, विभाज्य है तो लिखते हैं Q विभाज्य है ना, तो इसको लिख लो, Q विभाज्य है 5 से, तो Q बटे में 5 बराबर लिखेंगे, K कुछ कट कर आएगा तो मान लेते हैं इसको K2 कट के आता है, जैसे P 5 से विभाज्य है, Q, हाँ Q 5 से विभाज्य है, इसलिए Q/5 जो 5 से विभाज्य होगा तो कुछ आएगा, तो K2 आएगा, मान लेते हैं। यहाँ पे K1 आया था, यही हम बात पीछे बोल रहे थे कि यहाँ पे हम K1 आया था, तो यहाँ पे हम K2 मान लेंगे, है ना। K1 मानने रहोगे तभी तो K2 मानोगे, आप खुद सोचो। तो इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब Q बराबर आपका इधर आएगा 5, तो 5K1 हो गया, अरे 5K2 हो गया, ठीक है ना। ये अब ज़रा इसको मिलाइएगा यहाँ पे और इसको मिलाइएगा, तो इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नाम दिए थे ना, तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं, हाँ 2 नाम दे देते हैं, इसको हम 3 नाम दे देते हैं ना। अब समीकरण 2 और 3 से पता चलेगा कि जो 5 का गुणनखंड है उसमें 5 है, और जो Q का गुणनखंड है उसमें भी 5 है, यानी कि यहाँ पे तो कॉमन आपका 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हम 1 लिखे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। लेकिन भैया ये तो विपरीत आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस समीकरण से, दोनों समीकरण से, है ना, तो यहाँ पे हम इस साइड अब लिख देते हैं इस चीज़ को, क्या लिख देते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3, समीकरण यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 2 और 3 से हमें यह समीकरण 2 और 3 से हमें
उभय उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड 5, ऐसे लिखना था। समीकरण 2 और 3 से P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, सब 2 और 3 से P और Q के उभयनिष्ठ, ऐसे लिखना P और, है ना, P और Q के हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहे हैं। लाइट कट गई, देखना भैया लाइट कट गई है, आप लोगों को समझ आई, मतलब पूरा समझा ही दिए, बस लिखना है और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिख दिए कि 5 प्राप्त हो रहे हैं, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम लिखेंगे कि अतः यह हमारी अवधारणा के क्या है, विपरीत है। अतः यह हमारी मानी हुई अवधारणा के विपरीत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो भैया ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, अच्छा लगा होगा, जो भी सोचना है सोच लीजिए। तो इस वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। और चलिए हम देखिए, रात को ये ना 1:30-2 बज रहा है, हमको लग रहा है कि, और 2 बज रहा है, अब लाइट आएगी सुबह में तो सो जाएंगे, हमको तुरंत डायरेक्ट कोचिंग जाना रहता है। तो भैया इसलिए इसको मैं बना दिया हूँ, यदि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।